आजाद समाज पार्टी काशीराम द्वारा 4 जून को व्यवस्था परिवर्तन दिवस के अवसर पर प्रदेशव्यापी सत्ता परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में शुरू होने वाली यह यात्रा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेगी तथा सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकारों, शिक्षा, रोजगार और बहुजन समाज के मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने बताया कि 4 जून का दिन बहुजन समाज के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसी दिन आजाद समाज पार्टी काशीराम ने नगीना लोकसभा सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सामाजिक परिवर्तन और संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई को नई दिशा दी थी। इसी ऐतिहासिक जनादेश की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 4 जून को व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुजन संकल्प, आजाद ही विकल्प तथा सत्ता परिवर्तन अगली बार बहुजन होगा हुक्मरान के संदेश के साथ निकाली जा रही यह यात्रा केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि संविधान बचाने, सामाजिक न्याय स्थापित करने तथा दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, किसान, मजदूर, युवा, महिला एवं वंचित वर्गों की आवाज को बुलंद करने का व्यापक जनांदोलन है। आजाद समाज पार्टी काशीराम, मीडिया सेल, उत्तर प्रदेश। जो भी चाहता है, सबसे पहले मैंने मुद्दे आपके सामने बताया, उन सब मुद्दों पे सबकी सहमति होगी। कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई फ्री करेंगे। कानून व्यवस्था, प्रमोशन में रिजर्वेशन, SC/ST OBC को, अति पिछड़े समाज को 15% रिजर्वेशन और उसके साथ पुरानी पेंशन। लेकिन मुद्दों पे जो सहमत हुआ, फिर उसके बाद समाज जो भागीदार, राजनीतिक भागीदारी संख्या के आधार पे जो तेजी में सशक्त होगा उसके साथ बैठ के बात करेंगे। इस बात का मैं आपको मैं तो मांग कर रहा था कि 50% देना चाहिए उनमें अति पिछड़ी जातियों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों, मुसलमान को, जैन को, सिख को, सबको, महिलाओं को देना चाहिए। लेकिन सरकार के लोगों ने झूठ बोला। युवा बेरोजगारी और पेपर लीक का संकट मैं स्पष्ट फिर कर रहा हूं। पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा, सुसाइड तक कर रहा। वो कैसे कैसे अपने माता पिता से कर्ज, उनके माता पिता लेके, जमीन बेच के, घर गिरवी रख के उनको पढ़ाते हैं। लेकिन नौकरी कहाँ है, रोजगार कहाँ है? ना के बराबर नौकरी रोजगार है और जितना सरकारी सिस्टम था उसको प्राइवेट कर दिया सरकार ने। इसलिए मैं मानता हूं कि बेरोजगार युवाओं को सुना जाना चाहिए, वरना तो जैसे 6-7 दिन में 20 मिलियन फॉलोवर वाली पार्टी बन जाती है। जितनी ये नौजवान सड़कों पे आ गया तो सरकार पे संभलेगा नहीं। बताना चाहता है नौजवान होने के नाते, और अभी तो क्योंकि मुझे रोजगार मिल गया 5 साल के रोजगार पे मैं, लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूं कि नौजवानों को रोजगार मिलना ही चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करा के उनके माँ बाप ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। उनकी बहनों के, बच्चों के, भाइयों के, माता पिता के सपने उनसे जुड़े हुए। इसके साथ साथ पुरानी पेंशन योजना OPS को बहाल किया जाए। जब ये सरकार सत्ता में नहीं थी तो ये कहती थी कि हम OPS लेके आएंगे और मंडल कमीशन की सिफारिश से भी लागू करेंगे। लेकिन जब से खुद आए हैं तब से NPS की बात कर रहे हैं, वो कितने आंदोलन के बाद। हम OPS की गारंटी देंगे और उसको लागू कराएंगे। किसानों को उनकी फसलों का नुकसान होने पर और जो छुट्टा पशु हैं उनके द्वारा जिस तरह का जो है हमला उनकी फसलों पे हो रहा है, इन दोनों पे सख्त कानून बने और किसानों को MSP की गारंटी मिले उनकी हर फसल से। इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। साथ साथ महंगाई और बढ़ती बिजली दर, ये तो मैंने पहले लिखा था, लेकिन यहाँ आते तो देखिए 10% की वृद्धि होगी। एक तरफ महंगाई की मार वैश्विक स्तर पे जो चल रहा है, सरकार ने चुनाव लड़ा, आज पेट्रोल डीजल के प्राइस में 10-10, 8-8 रुपए की वृद्धि होगी। जेब किसकी कट रही है? जनता की या मंत्रियों की? जनता की। तो हम जनता के नुमाइंदे हैं। जनता के हितों की रक्षा के लिए मैं बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं कि महंगाई पे लगाम लगानी चाहिए और बिजली दरें कम करनी चाहिए। शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता और जो आरक्षण से लेकर उनके अधिकारों उनका सर्जन होना बहुत आवश्यक है। कितना बैकलॉग भारी अभी जो है खाली पड़ा हुआ, सरकार क्यों नहीं बैकलॉग भर रही? बैकलॉग भरेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। क्यों चुनाव के समय भर्ती आती है और कितने पेपरों के जो है, कितनी भर्ती के नाम पे कितने लोग भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ते हैं। कैसे पेपर आता है तो फॉर्म भरे जाते हैं,
और फॉर्म में जो फीस होती है और फिर सेंटर कहीं के कहीं रखते हैं और फिर जो है पेपर लीक हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उसका हिसाब कौन देगा उनकी मेहनत का? इसलिए मैं दोबारा दोहरा, नौजवान होने के नाते, युवा होने के नाते मैं नौजवानों के साथ खड़ा हूं। इसलिए मेरी मांग है और हम इसको लागू करेंगे। पावर में आने के बाद हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे, जागरूक करने के लिए युवाओं को कि पेपर अगर आप कराते तो कोई पैसा नहीं युवाओं से, आप दे तो रहे नहीं और पैसा जरूर लेते हैं उनसे। उसके बाद सेंटर लगाएं तो आप सुरक्षा व्यवस्था आपकी मजबूत होनी चाहिए। होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर लगाएं, होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगा सकते तो पड़ोसी जिले में लगाएं। बेटियों की सुरक्षा के साथ बात होती है। आपने देखा पेपर जहां होता है वहां कुंडल भी निकलवाए जाते हैं, चैन भी निकलवाई जाती है, सब कुछ क्या था, फिर पेपर कैसे लीक हो जाता है? इसका मतलब आप ही अंदर है और प्रदर्शन आप बाहर की सुरक्षा करते हैं। साथ साथ आज जो अन्याय हो रहा है दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान और अन्य धार्मिक समाज पे, वो किसी छिपावा नहीं है। क्या हुआ सूर्या चौहान के साथ नोएडा में? क्या हुआ गाजियाबाद में एक और नौजवान के साथ? क्या हुआ शिल्पी कुशवाहा के साथ हरदोई में? विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ कितना अन्याय हुआ? पाल समाज की बेटी के साथ कौशाम्बी में कितना अन्याय हुआ? फतेहपुर मौर्य समाज की बेटी के साथ गैंग रेप, प्रवीण मौर्य इसरो वैज्ञानिक के साथ किस तरह का जो है अन्याय, ये जुल्म कब तक? बारातें रोकी जा रही, हमले किए जा रहे हैं, घोड़ी से उतारा जा रहा है, बेटियों को अपमानित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं हर चौराहे पे यमराज है। लखनऊ जैसी जगह पे घटनाएं हो रही है तो यमराज छुट्टी में है क्या मुख्यमंत्री जी की? कैसा मजाक बना के रख दिया। मैं आपसे गारंटी के तौर पर कहता हूं पत्रकार बहनें भी निकल के नहीं जा सकती 12:30 बजे या 12 बजे, ऐसा माहौल नहीं है लखनऊ में। इसलिए कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उनमें भी महिला सुरक्षा सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए ज्यादा ढंग से ऊपर। और उसमें आरोपी चाहे वो कोई भी हो, कोई सी पार्टी का, सब पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक 10 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी हुई सहारनपुर में और आपने खबर देखी होगी, पॉस्को में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आरोपी के समर्थन में हजारों लोग एसएसपी के आवास पे चले गए, एसएसपी कार्यालय पे, और नारे लगा रहे हैं एक संगठन के खिलाफ। सच ये है वो एक संगठन के खिलाफ नहीं, वो न्याय के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनको क्या कानून व्यवस्था भरोसा नहीं है? क्या पुलिस झूठे मुकदमे लिखती है? क्या उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है? लेकिन 10 आ रहा था इस बात को बाद में कहूं, जिस तरह की बिल्डिंग बन गई है यहाँ पर और जो आवश्यक सुविधाएं है वो नहीं है प्रेस क्लब पर, इस वजह से मुझे बताया गया था कि भाई प्रेस के साथ ही वहां पहुंच जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई जैसा भी है तो उसी प्रेस क्लब में करें, क्योंकि इसी व्यवस्था को तो सुधारना है जी। सरकारी व्यवस्था को सुधारेंगे तभी अच्छा रहेगा। तो मैं सबसे पहले तो आपको 4 जून जो आजाद समाज पार्टी काशीराम की सीनियर लीडरशिप ने व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया, और उसके बाद 4 जून व्यवस्था परिवर्तन दिवस में सत्ता परिवर्तन यात्रा हम लोग उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शुरू करेंगे। और ये सत्ता परिवर्तन यात्रा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक न्याय, भागीदारी और संविधान बचाने के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के गांव, कस्बों, शहरों, पंचायतों तक जाएगी। हम और हमारे एक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में पहुंचकर जिन मुद्दों पे मैं आगे आपसे बात रखूंगा उन मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा और पार्टी उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। मैं पार्टी के नारे के साथ आगे बढ़ता हूँ कि बहुजन समाज का संकल्प है, आजाद समाज पार्टी ही विकल्प है। आप और मैं जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात हैं। वर्तमान सरकार को 9वां साल लग रहा है। 9 साल लगभग उनके जो है वो भी ये समझिए कि उसके भी 3 महीने ज्यादा का समय बीत गया। क्या हालात, मैं आपको अभी की खुशखबरी देता हूँ। सरकार ने आपको उत्तर प्रदेश की महान जनता को 10% की बिजली के बिल में बढ़ोतरी,
अभी अभी आते आते मैंने देखा, आप सबको बधाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको तोहफा दिया है पूरे प्रदेश की जनता को 10% बिजली के रेट में बढ़ोतरी का, और वो भी तब जब बिजली कटौती चरम पर है और लोग रात रात भर जाके किसी तरह से समय पास कर रहे हैं। ऐसे समय में बिजली कटौती की मार और ये 10% अतिरिक्त भार लोगों की जेब काटने का बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। 4 जून, क्योंकि 4 जून इसलिए महत्वपूर्ण है, पिछले लोकसभा का जब रिजल्ट आया 2024 का, तो 4 जून को ही आजाद समाज पार्टी काशीराम का पहला संसदीय सदस्य नगीना से जीता। पार्टी ने यह फैसला लिया है कि इस दिन को हम लोग उत्सव की तरह मनाएंगे और पूरे प्रदेश और देश में जहां जहां हमारे दुनिया में भी जहां हमारे आंदोलन में लोग रहते हैं, वो सब लोग इसको उत्सव के रूप में स्वीकार करेंगे और अपने परिवार के साथ खूब मिठाई और तमाम तरह के जो है संकल्पों के जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, उन संकल्पों के साथ इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए 2027 की तैयारियों में कमर कसेंगे। पार्टी का ये मानना है कि ये केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, जो सत्ता परिवर्तन यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो संविधान बचाने के लिए, सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए, बहुजन समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, किसान, मजदूर, युवा, महिला एवं वंचित वर्गों को एकजुट करने के उद्देश्य से ये यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, बहुजन समाज का संकल्प है, आजाद समाज पार्टी विकल्प है, सत्ता परिवर्तन अब की बार बहुजन समाज होगा हुक्मरान। इस संदेश के साथ ये यात्रा आगे बढ़ेगी, जो तमाम पहलुओं को छुएगी, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो भेदभाव हो, चाहे उपेक्षा हो, चाहे राजनीतिक हिस्सेदारी हो, सारे पहलुओं को ये यात्रा छुएगी। शुरुआत नगीना बिजनौर से, और प्रमुख मांगों में जो महत्वपूर्ण कुछ मांगे हम लोगों ने तय की है या जो हमने संकल्प किए जिनको मैं आगे बढ़ाना, सारे तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन एक पीड़ादायक जो आज के कष्ट है उसको यहाँ उससे शुरुआत करूंगा। आप जानते हैं अंबेडकर महासभा विधानसभा के सामने 91 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता हैं, महिलाओं के मुक्तिदाता हैं, भारत रत्न से सम्मानित हैं, उनकी अस्थि कलश स्थापित किए गए थे डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी द्वारा। एक बार पहले भी प्रयास हुआ था, 20 में दोबारा प्रयास किया जा रहा है कि उस स्थान को बदलने की कोशिश की जा रही है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते भी तो सबकी भावना का सम्मान भी करना चाहिए। पहले उस स्थल का महत्व क्या था? पहला ये कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अस्थि कलश वहां, एक बार उस अस्थि कलश में बाबा साहब की अस्थियां रखी हुई, बहुत महत्वपूर्ण। उसके बाद भारत के पूर्व न्यायाधीश लोग, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राज्यपाल, वर्तमान के प्रधानमंत्री, सबने वहां जाकर ऐतिहासिक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और उससे भी महत्वपूर्ण, जब मैं वहां गया अभी और मुझे जानकारी मिली कि वीपी सिंह जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के साथ उसी स्थान पे खड़े होकर वही मंच लगाता 27% आरक्षण की घोषणा वहीं से की थी। पिछड़े वर्ग के लोगों को संवैधानिक 27% आरक्षण मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू करने की जो घोषणा थी, वो उसी स्थल से की गई। ये तो हम दलित पिछड़े वर्गों के लिए शक्ति स्थल है, अधिकार स्थल है। यही नहीं, अर्जुन सिंह जी ने उच्च शिक्षा में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की घोषणा भी उसी स्थल से की थी। इतने महत्वपूर्ण स्थल को ये सरकार इधर उधर की बात करके छीनना चाहती है। मैं ये बताना चाहता हूं, हालांकि मैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का एक नागरिक हूं और भारतीय संविधान सभी धर्मों की आजादी की बात करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक धार्मिक स्थल पे सारे धार्मिक स्थानों का सर्जन किया जा सके कि लोग पूरे देश में कहीं ना जाए, एक ही जगह पे चलेंगे?
क्या इस सर्जन के नाम पे हमारी आस्था, हमारी भावनाओं को कुचलने का सरकार ने मन बना लिया? तो मैं भी ये बताना चाहता हूं, अगर सरकार हमारी आस्था को कुचलने का मन बनाएगी तो हम अपने महापुरुषों के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस सरकार से मुकाबला करने का मन भी बनाते हैं। अगर उससे छेड़खानी की गई तो 2 अप्रैल जैसा आंदोलन पूरे प्रदेश और देश में हम लोग खड़ा करेंगे। ये बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और अपनी पार्टी की तरफ से ऐलान भी आपके सामने करा। उसके बाद एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो पीड़ा दे रहा है नौजवानों को, पेपर लीक। अभी नीट का पेपर लीक हुआ था। ये कैसी कानून व्यवस्था है जहां इतना महत्वपूर्ण पेपर लीक हो जाता है? और साथ पेपर लीक नहीं होता है, नौजवानों के सपनों की हत्या होती है, उनके परिवारों के सपनों की हत्या होती है, उनके सशक्तिकरण की हत्या होती है, उनकी भावनाओं की हत्या होती है। अभी एसएससी जीडी के पेपर में क्या हुआ? कब तक गलती के नाम पे हम नौजवानों को भेड़ चढ़ाते रहेंगे? जिन पेपर के स्थानों पे 400 बच्चों का एनरोल था, वहां 800 बच्चे पहुंच गए। क्या व्यवस्था है ये? क्या कमी है सरकारों के पास? किस तरह का मजाक हो रहा है? पिछले 7 सालों में लगभग 90 पेपर लीक हुए। सिर्फ पेपर नहीं लीक हो रहे, आरक्षण घोटाले, शिक्षक भर्ती हुई या और कोई भर्ती, पुलिस की भर्ती हुई, किस तरह के घोटाले हो रहे हैं, सब आपके सामने। तो हमारी ये मांग है, हम इसको जनता के बीच में भी लेके जाएंगे कि हत्या जैसी सजा जो है, उनका प्रावधान पेपर लीक पे होना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, और चाहे उसमें नेता इन्वॉल्व हो, अधिकारी इन्वॉल्व हो, सबको संगठित अपराध के रूप में लेके उन पे इतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। आपके घरों में भी आपसे छोटे भाई होंगे, जो उम्र में बड़े, उनके बच्चे होंगे। क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को ऐसे बर्बाद होते देखना चाहते हैं? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए जनता को जागरूक करने के लिए हम लोग इस सत्ता परिवर्तन यात्रा के जरिए निकलेंगे। कक्षा 1 से 12 तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क, समान व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये हमारा संकल्प है। उस तरह जैसे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया था 370 राम मंदिर से लेकर तमाम उन विषयों का, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारी पार्टी के लिए और हमारे महापुरुषों के आदेश पर, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, परमानंद लोधी जी, तमाम हमारे महापुरुषों ने, मां सावित्रीबाई फुले, तमाम हमारे महापुरुषों ने शिक्षा को हथियार बताया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही, समय समय पे नया सिलेबस के नाम पे, नई वर्दी, नई जो है जूते के नाम पे जिस तरह अभिभावकों की जेब कटाई हो रही है, किससे छिपा हुआ नहीं। इसलिए कक्षा 1 से 12 इसमें मुनाफा नहीं देखना चाहिए सरकार को। गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सबका अधिकार होना चाहिए, कोई जाति हो कोई धर्म, हम सबके लिए मांग कर रहे हैं। और इस मुद्दे को हम लोग राजकाज बनने पे लागू करेंगे, चाहे वो किसी जाति का, किसी धर्म का, कक्षा 1 से लेकर 12 तक सबको समान शिक्षा मिलेगी, वो भी गुणवत्तापूर्ण। दूसरा, प्रत्येक में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करना चाह रहे हैं, प्रशासन लगातार उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो लोग कह रहे हैं हम अपनी निजी परिसर में लगा रहे हैं। उस पर सर आपका क्या? हाँ, और मैं गवाह है 403 करोड़ रुपए का सहयोग बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों के संरक्षण के लिए, लेकिन एक भी जगह बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती प्रकाश पर्व मनाने के लिए नई परमिशन नहीं है। गुरु रविदास जी की जयंती प्रकाश पर्व मनाने के लिए एक भी परमिशन नहीं दी। इसी उत्तर प्रदेश में तथागत महामानव बुद्ध, जिनको ये दुनिया में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते हैं और पार्टियों के लोग जाते हैं, कहते हैं कि हम भगवान बुद्ध के देश से आए हैं, उनकी कार्यक्रमों के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। और अपनी ही जगह में हरदोई में अगर हम भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाएंगे तो अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन आप कुछ भी लगा दो उसके लिए कोई अनुमति नहीं। आपने जो 48 में 47 में मूर्ति लगा दी उसके लिए कोई अनुमति नहीं है, आपके लिए कोई अनुमति नहीं। एक ही धर्म को संरक्षण, बाकियों को निराशा, इससे क्या लोगों में भय नहीं पैदा होगा? क्या लोगों के अंदर जो है आक्रोश नहीं पैदा होगा? ये गलत है।
हमारी जगह, हमारा स्थल, हम भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाएं, बाबा साहब अम्बेडकर की लगाएं, सरकार को कुछ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी दूसरे के स्थल में लगा रहे हैं तो सवाल आना चाहिए। इसका मतलब सरकार जानबूझ के बहुजन महापुरुषों का अपमान कर रही है। अपमान भूलेगा नहीं बहुजन समाज। सर, आपकी यात्रा में कितने लोग शामिल होंगे? राष्ट्रीय चिन्ह भी हटाया गया, आपने देखा नहीं देखा? हरदोई में राष्ट्रीय चिन्ह हटाया गया नहीं हटाया गया? तो राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान भी नहीं करती, सम्मान भी नहीं करती सरकार, उसको भी अपमान कर रही है। सर, आपकी यात्रा में कितने लोग शामिल होंगे? विपक्ष लगातार आरक्षण बचाने की बात कर रहा है और संविधान बचाने की बात कर रहा है, लेकिन सरकार कहने सरकारी विभाग को खत्म कर दे रही है। इसी कारण इसको कैसे रोकेंगे आप? रोकेंगे ना, जितना निजीकरण हो गया उसका फिर राष्ट्रीयकरण करेंगे, जिसके स्तर पे हम लोग या मजबूर करेंगे राष्ट्रीयकरण करने को। एक बात, दूसरा बैकलॉग पूरा भरेंगे पहले कर रहे हैं आप देखिए। इसी को कैसे रोकेंगे? निजीकरण मैं कह रहा हूँ ना, जिनका निजीकरण हो गया उसका राष्ट्रीयकरण करेंगे। सेक्रेटरी विधानसभा की कितनी सीटों पर सेक्रेटरी विधानसभा की कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? एक प्रश्न। दूसरा, कितनी महिलाओं को आप टिकट देंगे? दूसरा प्रश्न, बेरोजगारों के लिए आपके लिए क्या है ऐसा कि बेरोजगार आपसे जुड़े? पहला सवाल का जवाब ये है कि यात्रा के बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी सीटों में लड़ेंगे प्रत्याशियों सहित आपको अपन जानकारी देंगे। हमारी तैयारी 403 विधानसभाओं में। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक सीट लड़े और उसको 1.5 लाख वोटों से ज्यादा वोट से जीते लोकसभा। और हम लोग सिद्धार्थनगर में जिले की डुमरियागंज लोकसभा लड़े, उसको 80,000 से ज्यादा मत हमने प्राप्त किए। यानी कि आजाद समाज पार्टी ने 2022 के बाद जो मेहनत की है, 2 साल 24 तक, उसका परिणाम मैंने आपको बता दिया। और 24 के बाद 26 और 2 साल हो गए। तो इस बार जब चुनाव होंगे, मैं कह रहा था पंचायत चुनाव कराते तो आपको पता लग जाता आजाद समाज पार्टी कहाँ है। अब रही दूसरी बात महिलाओं की, तो हम बहुजन समाज की हर उस आवाज को अवसर देंगे जिन जातियों को भी अब तक अवसर नहीं दिया। बहुजन समाज की महिलाओं में भी आप मेरी बात पे आ, पूरे प्रदेश के हर कोने में, हर जिले में हम लोग प्रयास करके महिलाओं को अवसर भी देंगे और आगे भी लाएंगे। और उन जातियों को भी टिकट देंगे अति पिछड़े समाज में जिनको अब तक अवसर नहीं दिया किसी ने। बेरोजगारों के लिए मैं आज जो बात कह दूंगा, मैंने कहा था कक्षा 1 से 12 तक मुफ्त करेंगे शिक्षा। विपक्ष के लोग भी कहने लगे हम भी करेंगे। मैं आज जो बात कह दूंगा उनके बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे वो चलने लग जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करेंगे। चौधरी महाराज सिंह भारती का नाम सुना है मीडिया के लोगों ने? उनकी जो ग्रामीण रोजगार की पॉलिसी उसको लागू करेंगे। आप मेरी बात को याद करना। उद्योग धंधे लगाएंगे, कुटीर उद्योग लगाएंगे, महिलाओं को, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, बैकलॉग भरेंगे, ठेकेदारी खत्म करेंगे, संविदा और पक्की नौकरियां देंगे और न्यूनतम वेतन। आज आपसे कह रहा हूं 2025 में, जब मैं 24 में गया तो 2025 में जारी किया सेंटर ने न्यूनतम वेजेस। कुशल व्यक्ति को 753 रुपए मिलेंगे। आप बताओ मजदूर को कौन से 753 रुपए मिलते हैं? अभी नोएडा अच्छी बन जाए, गांव के विद्यालय, गांव के अस्पताल अच्छे बन जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पानी की व्यवस्था हो जाए, रोजगार की व्यवस्था हो जाए, ये हम संकल्प समझते हैं। क्योंकि मैं मानता हूं 80% आबादी गांव में निवास करती है। गांव को मजबूत बनाना जरूरी है। इसलिए बहुजन समाज का संकल्प है, आजाद समाज पार्टी विकल्प है, नौकरी दो या कुर्सी छोड़ो। हम नौजवानों के बीच में जाके पूछेंगे, सरकार से सवाल पूछो, नौकरी दो या कुर्सी छोड़ो। जैसे याद है ना मंडल कमीशन, काशीराम साहब ने क्या कहा था? मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो क्या तो कुर्सी छोड़ो या नौजवानों को रोजगार दो। युवा मांगे रोजगार, नहीं चाहिए भ्रष्टाचार। कब तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेंगे? संविधान बचाओ, सामाजिक न्याय दिलाओ, सत्ता परिवर्तन अब की बार बहुजन होगा हुक्मरान। पूरे प्रदेश में यात्रा जाएगी, पूरे प्रदेश के लोगों से अपील करेगी। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता गांव गांव गली गली जाके उत्साह के रूप में अगले 8 महीने इस उत्साह को मनाएंगे। और इस उत्साह को सरकार जानती है, क्योंकि 2024 में नहीं लड़े थे हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में। तो सरकार जानती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजाद समाज पार्टी की पकड़ क्या है। इसलिए तो पंचायत चुनाव नहीं कराया। क्या दिक्कत थी पंचायत चुनाव ना कराने में? क्या सरकार को नहीं पता था कि राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना पड़ेगा? फिर क्या हुआ कि आप नहीं बना पाए? क्योंकि आप चुनाव कराना नहीं चाहते। आपको पता है चुनाव होगा, रिजल्ट आपके खिलाफ आएगा, तो फिर जनता के मन में संदेश बनेगा कि सरकार जाने वाली है।
आप जबरन ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की कोशिश करोगे तो कड़ा विरोध होगा। विरोध से बचने के लिए आप इसको चुनाव के बाद ले जाओगे, क्योंकि आपको लगता है कि आप उन्हें शाम दाम दंड भेद छल कपट लगा के और कोई ऐसी योजना ला के कि महिलाओं को पैसे देने की आप वोट को लूटने का खरीदने का प्रयास करोगे और फिर सत्ता के आधार पर दमन करके चुनाव को लूटने का प्रयास करोगे, इसलिए आप चुनाव को भी चले जाए। लेकिन आजाद समाज पार्टी ये होने देगी, ना ही अस्थि कलश वहां से हटाने दिए जाएंगे, ना ही उत्तर प्रदेश के युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को, महिलाओं को और कर्मचारियों को अपमानित होने दिया जाएगा। सबको साथ लेकर आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। 4 जून व्यवस्था परिवर्तन दिवस और व्यवस्था परिवर्तन दिवस से सत्ता परिवर्तन यात्रा बिजनौर शुरू होकर पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ